नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भोपाल में आयोजित हुई सीएम शिवराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। इंदौर में बढ़ रहे आत्महत्या के मामले, बाणगंगा थाना क्षेत्र में युवक ने लगाई फांसी। सर्दी के साथ बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े, टेस्टिंग के लिए लगी लंबी कतारें। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे इंदौर पहुंचे, मेट्रो प्रोजेक्ट को गति देने का काम शुरू। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिस गुपकार गैंग के साथ हाथ मिलाया है वो वास्तव में गुप्तचर गैंग है। गुपकार दल के सदस्यों ने कश्मीर को लेकर लूटने का काम किया है। बता दें, जम्मू कश्मीर में बने गुपकार गठबंधन में कांग्रेस के शामिल होने के बाद देश भर की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एक के बाद एक कई सवाल दागे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज आगे बोले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में धारा 370 लागू करवाई थी। पंडित नेहरू जी ने एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान की व्यवस्था की थी, जिससे कश्मीर भारत से समरस नहीं हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि धारा 370 को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है। सोनिया गांधी को अब देश को जवाब देना ही होगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस के आतंकवादियों के साथ क्या रिश्ते हैं। सीएम शिवराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से कई सवाल किए और कई मुद्दों पर लेकर चर्चा की। हिस्सा तब भी थी, अब भी है, और ये उनके कश्मीर के नेताओं के बयानों से स्पष्ट हो रहा है। कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ रही है। जो जिला विकास परिषद के चुनाव हो रहे हैं, वास्तव में कांग्रेस हमेशा से इन देशद्रोही ताकतों का साथ देती रही है। यहां तक कि पी चिदंबरम साहब खुलेआम करें, गुलाम नबी आजाद करें कि कश्मीर से धारा 370, कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल होनी चाहिए। 13 नवंबर को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति ने गुपकार गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की थी और गुपकार में स्थित महबूबा मुफ्ती के फेयरव्यू आवास पर हुई गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के दो नेता भी शामिल हुए थे। महबूबा मुफ्ती के आवास के बाहर कांग्रेस के नेता गुलाम नबी मोगा ने संवाददाताओं से कहा था, हम गठबंधन के साथ हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या गठबंधन के सदस्य दलों में कोई मतभेद है, मोंगा ने कहा था कोई असहमति नहीं और स्वस्थ चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांग्रेस के प्रमुख श्री फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि कांग्रेस गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन का हिस्सा है। फारूक साहब ने कहा था कि जिला विकास परिषद के चुनाव हम साथ मिलकर। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। इस मामले में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि बैठक में मुख्यमंत्री जी जो भी तय करेंगे उस हिसाब से नगरीय प्रशासन विभाग सहयोग करेगा। इस दौरान उन्होंने यह भी साफ किया कि कोरोना से बचने के लिए सबसे जरूरी मास्क है, इसलिए नगरीय प्रशासन विभाग ने पहले भी मास्क को लेकर अभियान चलाया था और अब फिर से यह अभियान नगरीय प्रशासन विभाग चलाएगा। वहीं उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रघुराज कंसाना ने भीतरघात का आरोप लगाया था, जिस पर भूपेंद्र सिंह का कहना है कि अगर किसी ने आरोप लगाया है तो पार्टी उसके बारे में पता लगाएगी और यदि आरोप सिद्ध पाए जाते हैं तो कार्यवाही की जाएगी। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं और आगे के लिए जो भी तय होगा उसके आधार पर नगरीय प्रशासन विभाग भी
उसमें सहयोग करेगा। और इसके लिए सबसे अनिवार्य मास्क है, और मास्क को लेकर हम लोग पहले भी अभियान चलाया था और अभी आगे फिर से अभियान प्रारंभ करेंगे। लोग अधिकतम मास्क का उपयोग करें, वो मास्क ही कोरोना की वैक्सीन है। शुक्रवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर की जा रही कार्यवाहियों को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यही मानसिकता है कि जो भी कांग्रेस के लोग हैं उन्हें भाजपा के खिलाफ जमकर काम किया है, जिनने भी भाजपा के खिलाफ जमकर काम किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, फिर चाहे कंप्यूटर बाबा हो, आरिफ मसूद हो या अशोक सिंह हो। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता इन सभी चीजों से डरने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यह सरकार केवल घोषणावीर सरकार है, जमीन पर कोई भी काम नहीं करती है, यह सिर्फ जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। वहीं कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा के पास बढ़ते संक्रमण को लेकर कोई प्लान नहीं है। देखिए, ये कोरोना जो केसेस भोपाल में आए 381 और इंदौर में भी 300 से ऊपर है, तो छोटी जगह का तो पता ही नहीं लगता और कहाँ कितना कोरोना है। इनके पास कोई प्लान नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कमलनाथ जी की जब सरकार थी और 20 मार्च को उन्होंने इस्तीफा दिया, तब तक कोरोना नाम की चीज़ नहीं थी मध्य प्रदेश। 26 तारीख को पहला केस आया, उसके बाद उनने 21 दिन का लॉकडाउन की बात की थी जो 3 महीने चला। लोग के काम धंधे बंद हो गए, नौकरियां चली गई, व्यवसाय फेल हो गए, भूखमरी की स्थिति आ गई। बाहर से जो लोग आए उनके सब आर्थिक स्थिति सबकी खराब हो गई थी, ये सरकार की भी हो गई। लेकिन तो कोई प्लान नहीं है, अभी कोई सिस्टम नहीं बना पाए। त्योहारों के टाइम पे बगैर सिस्टम के सब चलता रहा और ऑक्सीजन की कमी आ गई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो डेथ है वो 3000 से ऊपर हो गई और संक्रमण जो है वो लगभग 2 लाख की ओर जा रहा है। अस्पतालों में जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। और अब फिर कोरोना अगर फैलेगा और कोई चीज़ इन्होंने कोशिश की कि बाजार बंद हो या काम धंधे बंद हो, तो मैं समझता हूँ स्थिति बस। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने लव जिहाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद से देश की समन्वय की भावना खराब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकती, इसलिए लव जिहाद के खिलाफ सिर्फ बीजेपी सरकार ही कानून ला सकती है। भाजपा सरकार जो कहती है उसे चरितार्थ करके दिखाती है। यही कारण है कि लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून 2020 लाने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जाति और धर्म के नाम पर विचार नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल के अंत्योदय पर विचार करती है। भारतीय जनता पार्टी महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी को सम्मान, सभी को समान अधिकार, इस पर विचार करती है। किसी को भी दूसरे की विचारधारा थोपती नहीं है। हमारी विचारधारा वो है, वसुधैव कुटुंबकम की हम कल्पना करते हैं, ये हमारी विचारधारा संस्कृति है। और इसलिए शिवराज जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कन्याओं की, शिक्षा की, कश्मीर की, 3 तलाक की, महिलाओं की सबकी चिंता हो रही है। लेकिन एक प्रक्रिया कहीं ना कहीं देश में विभाजनकारी बनती जा रही है। लव जिहाद के माध्यम से एक ऐसा षड्यंत्र देश में खड़ा हो रहा है जो कहीं ना कहीं देश का समन्वय, एकता, सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम कर रही है। इसलिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मंत्रिमंडल को साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने देश की, हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए लव जिहाद कानून बनाने का निर्णय किया है। ये जो कानून है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए काम नहीं करती, देश की एकता के लिए काम करती है। और शिवराज जी ने जो ये निर्णय किया है ये कहीं ना कहीं अभिनंदनीय निर्णय है। इस प्रकार का निर्णय अगर देश में भी आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, मंडल से लेकर केंद्र तक, और मंत्रियों का भी, विधायक सांसदों का भी प्रशिक्षण होता है।
प्रशिक्षण के माध्यम से आने वाले समय में हमें कार्य व्यवहार में आम जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, लोगों के लिए क्या करना है, ये कहीं ना कहीं विषय आते हैं। इसलिए प्रशिक्षण कभी कभी नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण। पिछले दिनों बीजेपी नेता गोपीकृष्ण नेमा के घर पर कुछ बदमाशों ने हमला किया था। अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल 4 से 5 युवकों को हिरासत में ले लिया है। बता दें, इंदौर के छतरपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले बीजेपी नेता कृष्ण मुरारी मोधे के घर पर दीपावली मिलन समारोह चल रहा था। इसी दौरान अचानक 30 से 35 बदमाश धारदार हथियार लेकर पूर्व पार्षद आयाज गुड्डू के नाम से चिल्लाते हुए आए और हमला कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू की, जिसमें 4 से 5 बदमाशों को पकड़ने में सफलता मिली है। वहीं पुलिस अभी भी लगातार बदमाशों की तलाश कर रही है। बता दें, पुलिस ने फरार बदमाशों पर 5000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। अब हाल ही में 2 हमलावरों पर पुलिस ने NSA की कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि बदमाशों के अवैध अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं DIG हरिनारायणचारी मिश्र की माने तो आने वाले दिनों में इन हमलावर बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई कर इन सभी के अवैध अड्डों को निश्चित किया जाएगा। में 2 आरोपियों को पुलिस ने चिन्हित करके उन पर NSA की कार्रवाई की है। उनके विरुद्ध NSA लगाया गया है। साथ ही साथ उन्हें 307 का जो प्रकरण अभी कायम हुआ था उसमें NSA के बाद फिर उन्हें उसमें गिरफ्तारी भी की गई है। और साथ ही साथ जो कि यहाँ पर एक बड़ा अभियान चल रहा है, ऐसे वह सभी आरोपी जिनके द्वारा लगातार सार्वजनिक जगहों पर या सरकारी जगहों पर उसमें अतिक्रमण किया गया है या इनसे आज इनके विरुद्ध अतिक्रमण की लगातार घटना की जा रही थी, इन लोगों को चिन्हित करके भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। और इनके द्वारा भी जो अतिक्रमित ज़मीन है, इनके जो अतिक्रमित भूमि है और जो निर्माण है, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में सर्दी की आमद के साथ कोरोना के केसों में बढ़ोतरी भी दिखाई देने लगी है। प्रदेश में दिख रही कोरोना की लहर ने प्रशासन के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी है, जिसके चलते कोरोना की नई गाइडलाइंस भी जल्द जारी हो सकती है। गत दिवस भोपाल में एक ही दिन में 40 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले हैं और ये कोई बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर फीवर क्लिनिक पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। ग्राउंड रियलिटी से रूबरू होने के लिए आइए देखिए खबर 100 के विशेष संवाददाता दीपक सिंह की यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश में ठंड की आमद हो चुकी है और इसके साथ ही कोरोना वायरस के केस भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं फीवर क्लिनिक पे यहाँ जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देख सकते हैं आप कि किस तरह यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी है, लोग सैंपलिंग करवाने आ रहे हैं। इसका कारण यह भी माना जा रहा है कि प्रदेश में अभी जो कोरोना के केसेस से लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कल पहली बार प्रदेश में भोपाल शहर में 400 से ऊपर केस दर्ज किए गए हैं। इसको लेकर लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है और जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करने की जरूरत है। और अभी हमारे साथ नोडल अधिकारी विपिन मौजूद हैं, विपिन तिवारी। आइए बात करते हैं डॉक्टर विपिन तिवारी से। डॉक्टर विपिन, कल पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश के शहर में 400 से ऊपर केस दर्ज हुए हैं, क्या वजह मानते हैं? इसकी वजह तो सबसे पहली वजह ये मान सकते हैं कि जैसे अभी जनता जो काफ़ी अभी त्यौहार था, दीपावली का त्यौहार था, इससे पहले दशहरा था, तो मतलब जनता काफ़ी बाहर निकली हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए मास्क भी यूज़ नहीं करते थे और सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं करते थे। तो मतलब इसको एक कमी मान सकते हैं। शासन प्रशासन इसको लेके काफ़ी सजग है और लोगों को मतलब हम भी संदेश देते हैं और मतलब शासन प्रशासन का भी ये कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। सैंपलिंग बढ़ने के साथ ही कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी हो रही, इसमें कितनी सच्चाई है? सैम्पलिंग का टारगेट पहले भी अच्छा था। शासन प्रशासन जैसा कि मैंने बताया कि शासन प्रशासन पहले भी सजग था और अभी भी सजग है। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक फीवर क्लिनिक में सैम्पलिंग होती है और लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं उनको अवेयर करने की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और सैम्पलिंग कराएँ। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग होगी तो जो केसेस हैं वो बाहर आएंगे। सर्दी के बढ़ने के साथ ही कोरोना वायरस के केसेस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है।
किस तरह के उपाय से इससे बचा जा सकता है और क्या सावधानी बरतने की जरूरत है ठंड में विशेषकर? सर्दियों में और पहले भी जैसा कि ये बचाया जाता था कि इम्यूनिटी पावर जिनकी वीक है, जैसे ओल्ड एज है, मरीज हैं जिनको अस्थमा है, सांस की बीमारी है और ब्रोंकाइटिस है, कैंसर है, बीपी, शुगर, डायबिटीज़ है, उनको लेके उनमें उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और उनमें ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट करने लगता है। जैसे बच्चे हैं तो इनको ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है और इनको भी सजग रहने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना केस कम हो रहे थे, देखा जाता लापरवाही बरती आ रही थी, लोग मास्क लगा रहे थे, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे, क्या उसका भी कहीं ना कहीं योगदान है इस तरह से केस बढ़ने में? बिल्कुल योगदान है। यही तो शासन प्रशासन सभी को जागरूक करने के लिए मुहिम भी चलाई है कि आप मास्क पहने, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये एक मतलब मुहिम है, तो इसको पालन करना चाहिए। और मैं भी ये सुझाव देता हूँ कि जो भी गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, उसको प्रोटोकॉल है, उसको पालन करना चाहिए उसका। तो साफ तौर पर कहना है डॉक्टर विपिन तिवारी का कि जो शासन की गाइडलाइन है उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लोग सतर्कता बरतना भूल गए थे। ठंड के आने के साथ तो केस बढ़ेंगे, लेकिन सतर्कता न बरतने से भी इसके केसेस में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए अगर इससे बचाव करना है तो सावधानी रखनी बेहद महत्वपूर्ण है। कैमरामैन साहिल मिश्रा के साथ दीपक सिंह, खबर 100। राज्य शासन ने इंदौर और भोपाल के मेट्रो प्रोजेक्ट को गति देने का काम तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज के सपने के शहर इंदौर में इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बाधाओं में विद्युत विभाग की लाइनें भी शामिल है, जिसके चलते जरूरी है कि इन्हें जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए। ऐसे में कार्य की प्रगति को देखने के लिए प्रदेश के ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे इंदौर पहुंचे। दरअसल इंदौर में बनने वाले मेट्रो प्रोजेक्ट की बाधाओं में विद्युत विभाग की 132 केवी की लाइन शामिल है, जिसे शिफ्ट करने के लिए ट्रांसमिशन कंपनी को काम सौंपा है। बता दें, इसी काम को देखने के लिए ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे इंदौर पहुंचे हैं। प्रमुख सचिव संजय दुबे की माने तो सभी लाइनों को यूनिपोल में शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कई प्रमुख जानकारियां भी दी इस मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि शिफ्ट इसलिए किया जाएगा ताकि वह मेट्रो प्रोजेक्ट में बाधा ना बने। यह काम 3 चरणों में किया जाएगा, जिसका पहला चरण मार्च 2021 में पूर्ण कर लिया जाएगा। मेट्रो की जो अलाइनमेंट है उसमें अभी 132 kVA की लाइन अभी निकलती है, और क्योंकि मेट्रो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स पर चलती है तो उससे 132 का इंटरेक्शन होगा और उससे परेशानी होगी, इसलिए इसको ट्रांसमिशन कंपनी को सैंक्शन किया गया था काम। ट्रांसमिशन कंपनी के 3 फेज़ में काम हो रहे हैं। फ़ेज़ 1 में हम लोग इसको मार्च तक जो बापट चौराहे से लेकर के रेडिसन चौराहे और असमो चौराहे तक ये पूरा क्लियर कर देंगे। इसमें यूनिपोल लगा रहे हैं, तो इस तरह के सिंगल पोल पर, ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, 41 मीटर हाइट के लगा करके हम पूरी तरीके से मेट्रो के लिए राइट ऑफ वे क्लियर कर देंगे। तो हमारे कारण मेट्रो को बनने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। दूसरा फेज़ में हम ये कर रहे हैं कि जो बचे हुए हिस्से हैं रसोमा से आगे, जिस पर अभी काम नहीं है लेकिन फ्यूचर में काम होना है मेट्रो का, उसको हम मई तक पूरा कर देंगे। और साइमल्टेनियसली अरविंदो चौराहे पर जो काम होना है उसमें हमारा काम चालू हो चुका है, तो वो भी हमारा जनवरी अधिकतम फरवरी एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी तरफ से हम फ़ेज़ 1 पूरी तरीके से मार्च में कंप्लीट कर देंगे, फ़ेज़ 2 मई में कर देंगे, और मेट्रो के काम में कोई भी बाधा ट्रांसमिशन कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण नहीं आएगी। ये टोटल 18 लोकेशंस हैं जहां पर कि इस तरह की बात आ रही है, तो इन सब पर हम डाइवर्जन लेकर के और उसकी हाइट को रेस करके उस तरह की प्लानिंग करे हैं। हमें सारी परमिशंस मिल गई हैं। ज़्यादातर पिलर की पोजीशंस जो हैं वो गवर्नमेंट लैंड पर हैं, तो वहाँ से हमें परमिशन मिल चुकी है, तो इसलिए हमें अब कोई बाधा या कठिनाई नहीं है इसको उस समय अवधि में करने की। नहीं, हम लोगों को जब सैंक्शन हुआ उसके हिसाब से हम लोग ठीक हैं, क्योंकि ये हमारा ज़्यादातर ऑन साइट काम नहीं था, ये हमारा फैक्ट्री के अंदर काम हो रहे थे। वायरिंग और उसके जो पोल्स बनते हैं वो सारे फैक्ट्री में हैं, और जिन्होंने फॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट लिया है एग्जीक्यूशन का वो मैन्युफैक्चरर भी हैं, बजाज वाले, एंड गुड कंपनी। तो उससे हमें बड़ा फ़ायदा है कि वो लोग दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम आसानी से उसे कर। गुरुवार रात रतलाम में आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्यवाही की है। दरअसल कल रात मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने एक युवक को पकड़ा है, जिसके पास से 3 करोड़ 33 लाख रुपए नगद और गोल्ड और चांदी बरामद किए गए हैं। बता दें, जिस युवक को पुलिस ने पकड़ा है उसका नाम ईश्वर सिंह बताया जा रहा है। साथ ही जब पुलिस ने युवक से जब्त की गई सामग्री के संदर्भ में पूछा तो युवक कोई दस्तावेज पुलिस को नहीं दिखा पाया। फिलहाल पुलिस इस मामले में युवक से पूछताछ कर रही है।
ये कल रात की घटना है। 19 नवंबर को तकरीबन 9:30 बजे हमारे 3 जवान जो है आरपीएफ का जो स्पेशल क्राइम ब्रांच रहता है वो क्राइम प्रिवेंशन ड्यूटी पे थे। हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन मिला था कि इस तरह का कोई ये जो इलीगल सामान है ये लेके जाने वाले हैं, तो पहले से भी हम लोग इसमें लगे हुए थे और नेटवर्क हमने लगा रखा था अपना। तो कल जब ये इन्फॉर्मेशन मिला तो तुरंत हमारी टीम एक्टिवेट हुई एंड जब वो स्टेशन पे आया वो व्यक्ति जो था तो उसके पास 3 बड़े बड़े बोरे थे सफ़ेद रंग के। तो हमें वो सस्पिशियस नज़र आया क्योंकि वो अकेला था और बहुत भारी थे। तो उससे पूछताछ किया गया तो उसने कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया नहीं, ना ही उसके पास कोई ऑथराइजेशन था रेलवे में ट्रेवल करने का, ना कोई टिकट थी। तो देन उसके बाद फिर हमारे जो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं उनको बुलाया गया। देन उनकी प्रेजेंस में देन उसको थाने पे ले जाया गया। देन वो सारे जो बोरे थे उनको खोला गया तो उसमें हमें गोल्ड, सिल्वर एंड काफ़ी सारा कैश मिला है। देन एएसपी रतलाम की प्रेजेंस में उन बोरों को खोला गया एंड कैलकुलेट किया गया एंड इसमें हमें 1.335 kg गोल्ड मिला है जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 68 लाख है। एंड सिल्वर मिला है हमें इसमें जिसकी जो है 56.973 kg है जिसकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से अराउंड 34 लाख है। एंड कैश मिला है 2500 एंड 10 रुपये, 20 रुपये एंड 50 रुपये सब मिक्स है, सब नोट्स मिले हैं उसमें। एंड उसकी टोटल वैल्यू है अराउंड 2,29,88,930 रुपीज़। तो इसको फिर हमने अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके हमने अपना इसमें हापुड़ में रात से लापता 5 वर्षीय मासूम का तालाब में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद आला अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मासूम बच्ची के शव को तालाब से निकालकर जांच में जुट गए। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि मासूम बच्ची खेलते वक्त तालाब में गिर गई थी जिस कारण मासूम की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि मामला हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव जखेड़ा रहमतपुर का है, जहां मिल रही जानकारी के अनुसार रात से करीब 5 वर्षीय मासूम बच्ची खेलते समय लापता हो गई थी जिसकी काफी तलाश की गई थी, लेकिन मासूम बच्ची का कहीं कुछ पता नहीं चला, जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस गांव में पहुंच गई और मासूम को काफी तलाशने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी मासूम बच्ची का कहीं कुछ पता नहीं चला। देर रात से सुबह तक का समय बीत जाने के बाद सुबह ग्रामीणों ने मासूम बच्ची का शव गांव के पास तालाब में मिला। परवीन, ये जो बच्ची गायब हुई है क्या आपकी बेटी है? हाँ। क्या नाम है इसका? सुमैया। सुमैया। ये कैसे कैसा मामला हुआ सारा बताओगे? ये बाहर से आई खेल के अपनी बड़ी अम्मी के ताई के यहाँ से यासीन हुई थी, उधर वहाँ से आई, थोड़ी देर बाद ही फिर बाहर को खेल के चली गई और फिर रोटी मांग रही, थोड़ी सी रोटी दी, उसने रोटी खाकर फिर बाहर को भगी हुई चली गई। बाहर खेलने के लिए चली गई? हाँ, यूँ मैं खेल के जा रही हूँ, जहाज ले रखा हाथ में उसने। ये कितने बजे की बात होगी? 5 बजे करीब। 5 बजे करीब। उसके बाद रोटी वोटी बनाई, झाड़ू वाड़ू लगाई, घर में काम करा थोड़ा सा, अब फिर खाना वाने के लिए बुलाए सारे बच्चे में इनके कहाँ ये घूमने चले गए, जैसे इनके पड़ोस में ही चले जावे। बड़ी अम्मी घर ही अपने, बड़ी लड़की तो घर ही, ये लड़का छोटा चाचा के घर लीडो वो खेल ला गए। और वो बुलाई छोटी लड़की मेरे पास ही, और बुलाई तो यहाँ भी ना ही पल्ली तरफ, फिर पड़ोस में सारे में दिखवाई, कहीं भी न मिली। ये जी मेरी बच्ची है और उम्र इसकी 5-6 के बीच में है। तो ये क्या मामला हुआ? बच्ची का क्या जानकारी है? क्या मतलब जो बता रहे हैं गुमशुदा की, कैसे कैसे पूरा मामला बताओगे? गुमशुदा ये कि ये है जी, ये शाम को जैसे हमारी मगरिब की अजान होती है उस टाइम से गायब है। समय का कितना होएगा? जब समय 6 के करीब थे, 6 बज रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद तो सारे गांव वालों ने, सारे मोहल्ले वालों ने मिलकर ढूंढी, आसपास के गांवों में भी गए, लेकिन कहीं भी बच्ची का पता नहीं मिला। पुलिस को कोई सूचना? पुलिस ने भी कार्रवाई करी खूब, पुलिस ने भी ढूंढी आके, पुलिस ने भी पूरा साथ दिया। कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये बताया गया कि एक बच्ची है जो 5 वर्ष जिसकी उम्र है वो गायब हो गई है।
इस सूचना पर थाना बहादुरगढ़ में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। उसके बाद बहादुरगढ़ की पुलिस और वहाँ के एसओ तथा इसके अतिरिक्त एसओजी 1, एसओजी 2 और डॉग स्क्वाड टीम, एफएसएल टीम, सारी टीम ने इनको ढूंढना शुरू किया। आज सुबह उस बच्ची का शव उनके घर से करीब 200-250 मीटर दूरी पर एक तालाब है, उसमें मिला है। प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना लग रही है, फिर भी इसमें मृत्यु के सही कारण जानने के लिए पीएम के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लॉकडाउन के बाद से आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित भागीरथपुरा में रहने वाले पूनम कश्यप नामक युवक का सामने आया है, जिसने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। बता दें, पूनम शराब का आदी था और पुलिस की FRV 100 डायल गाड़ी चलाता था। मृतक के परिजनों की माने तो युवक शराब पीकर घर लौटा था और अचानक नशे की हालत में अपने कमरे में चला गया। उसके बाद युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा घटना की तफ्तीश की गई और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए MY हॉस्पिटल में भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। इस कारण से मैं थोड़ा ड्यूटी से आया, ड्यूटी से आकर मुझे पता चला तो अर्जेंसी में चौकी पे गया। चौकी से पुलिस वाले ने मतलब गाड़ी उतर करके भगा दिया। बोले कि ना पहले उसको गेट को निकालो, फिर उसके बाद में कुछ करेंगे। बोले फिर बाद आएंगे। फिर मैं उसको मतलब गेट पे तोड़ ताड़ के निकाल के ले गया। मतलब कारण क्या, अपने को बस यही था कि वो अपनी मिसेज से बात कर रहा था और सुबह सुबह कहीं से मतलब वो कोई दारू बेचती है, एक अच्छी दारू, उससे शायद कुछ ना कुछ संपर्क में था। उसको वहाँ से आया था दारू पी के, फिर अपनी मिसेज से बातचीत कर रहा था। सर ये मरने वाला है पूनम कश्यप, पिताजी का नाम राजकुमार कश्यप, ये भागलपुरा में रहते हैं। इनने कल फांसी लगा ली थी और आज ने उसको पीएम के लिए रखा। सुसाइड नोट भी अभी कुछ मिला नहीं, वहाँ घर वाले भी कुछ बताने के लिए राजी। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।